Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा बजट का फाइनल टॉपिक है। ओके, फाइनल पार्ट है, उसके बाद कोई और पार्ट नहीं रहेगा बिकॉज कंप्लीट इन लेंथ डिटेल बजट में आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। पिछले 5 दिन से हम बजट ही कर रहे हैं, राइट। और बजट के साथ, बजट स्पीच के साथ, उसके स्कीम्स डिटेल्स, एलोकेशन एक्सेट्रा मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट 4 वीडियोस ऑफ द बजट। इसमें से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस है और बनते भी हैं क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी के पेपर में, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम और बजट का रिलेशन बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम भी गैप बजट और एग्ज़ाम के बहुत कम है। सो मेक श्योर दैट आप बजट थरो पढ़ के जाइए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको निकल जाते हैं। एग्जैक्टली बजट के स्कीम्स भी आ सकते हैं, एलोकेशन भी पूछ ले सकते हैं, बजट का एक्सपेंडिचर भी पूछ सकते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो बेसिकली आप एक थरो नॉलेज जो कि मैं पिछले 5 वीडियो से आपको दे चुका हूँ, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज के बजट में हम क्या देखेंगे, आज के बजट के टॉपिक में हम क्या देखेंगे, हम ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अनाउंसमेंट भी हुए हैं, सोशल वेलफेयर बजट क्या है, मिसलिनियस थोड़े पॉइंट्स मैं ऐड करा हूँ। ओके, देन जीके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ बजट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये तो छोटे छोटे एग्जाम में स्टेट पीएससी में काम में आते हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दी कमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। लेट अस गो अहेड, चलो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ज्योग्राफी में ऑब्वियसली मैक्सिमम बजट का फोकस रहेगा एग्रीकल्चर पे, राइट, यस, फाइन। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। पहली बात तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मतलब क्या है। इंटरलिंकिंग का मतलब है जो रिवर में ज़्यादा पानी है, ओके, वो रिवर का पानी जो रिवर में कम है उसमें अपने को भेजना है, उसमें अपने को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। उससे क्या होगा, समझो गोदावरी ज़्यादा अच्छे से पेरिनियल है और ये चलती है, तो वो इसका एक्सेस वाटर क्या होगा, बे ऑफ बंगाल में अननेसेसरी ड्रेन हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। ड्रेन तो भी हो जाएगा, इसके जो भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, रिवुलेट्स, वो भी जाके ओके ज़मीन में या कुछ ड्रेनेज सिस्टम में वहाँ पे चले जाएंगे, राइट। तो अच्छा पानी ख़राब होने से बचाना है, उसके वजह से हम यही पानी को, जहाँ पे डेफिसिट है वहाँ पे जो रिवर में पानी सालाना रहता नहीं है, वो उसमें हम उसको अगर भेज दें तो यहाँ के लोगों का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, उनकी फिशिंग कंटिन्यूस रहेगी, उनका इरिगेशन कंटिन्यूस रहने की वजह से एग्रीकल्चर वहाँ पे भी प्रमोट होगी, ठीक है, यस। सो इसलिए ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ओके, आजकल पिछले 4-5 साल में। द आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ओके, इट वॉज first mooted by chief engineer of Madras presidency in 1919. 1919 is also important with respect to what one of the important constitutional reforms frame हुए थे। that constitutional reforms by the British government were called as Montagu Chelmsford reforms। आप तो सुने होंगे, राइट। मिंटो मॉर्ले 1909 के बाद में मॉन्टेग्नू चेम्सफेल्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, ठीक है। तो ये आइडिया एक्चुअली पहली बार जो जो रिवर में ज़्यादा पानी है वहाँ से लेके जो रिवर में कम है वहाँ पे भेजने का ये आइडिया दिया गया है चीफ इंजीनियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी सर आर्थर कॉटन 1919 में। उसके बाद में आज़ादी होने के बाद में के एल राव, वन ऑफ द फेमस जियोलॉजिस्ट, आप समझ सकते हैं, इन 1960 इन्होंने भी ये कहा था कि गंगा को और कावेरी को लिंक करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, गंगा, यू नो दैट गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर्स, वो हिमालय से होते हुए आती है, राइट। तो बेसिकली गंगा एक पेरिनियल रिवर है, यहाँ पे पानी साल भर रहता है, राइट। और यहाँ पे कावेरी है जो केरला में ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे पानी उतना नहीं रहता है। इन दोनों को अगर लिंक करते हैं तो यहाँ के जितने भी एरियाज होंगे वो डेवलप हो जाएंगे, लाइक दैट के एल राव ने कहा था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने ये पूरे रिकमेंडेशंस अपने ध्यान में रख के नेशनल वाटर डेवलपमेंट, वाटर को किस तरीके से डेवलप करेंगे, वो एक एजेंसी बनाए थे उन्होंने,
ओके उसके बाद में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट के ऊपर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के ऊपर, बट सुप्रीम कोर्ट 2002 में गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करे हैं कि ये फाइनलाइज करो आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करने के लिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ टाउटेड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप इन ऑर्डर टू ब्रिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया गया था जब 2003 में कि आप प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी या स्केच बनाओ जिससे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो जाए। ओके एंड एग्जीक्यूटिव बाई 2016। सो उस वजह से ही 2014 में द केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट गॉट कैबिनेट अप्रूवल। ओके कैबिनेट अप्रूवल, ये पहली, ये केन और बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पहली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर दिस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। केन और बेटवा, बेसिकली केन और बेटवा ये सेंट्रल यहाँ के रिवर्स है, तो यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है विथ रिगार्ड टू व्हाट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर 5 रिवर लिंक्स हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो दमन गंगा एंड पिंजल, इसको दोनों को कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके दमन गंगा एंड पिंजल मैप में देखिए, ये दो यहाँ पे रिवर से इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर परतापी एंड नर्मदा, देखो परतापी एंड नर्मदा इन दोनों को करना है। गोदावरी एंड कृष्णा, ओके इट इज़ नॉट शोन हियर बट आप समझ सकते हैं कि गोदावरी मेरे स्टेट में से ही चलती है, तेलंगाना से। ओके और कृष्णा भी मेरे स्टेट में से ही चलती है। ये दो भी स्टार्ट होंगे महाराष्ट्र में, स्टार्ट होंगे ये गोदावरी एंड कृष्णा, महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना जाएंगे, उसके बाद में आंध्रा जाएंगे एंड बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन हो जाएंगे, राइट। तो ये दो रिवर्स, गोदावरी ऊपर है, कृष्णा नीचे है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये दोनों को भी लिंक करना है। और पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी, तो उसके बाद में यहाँ पे दो रिवर है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो केन बेटवा आप देखिए, केन बेटवा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यूपी एंड एमपी की दोनों को इसमें यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए आप, पूरे प्रपोज लिंक्स ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स में कितने रिवर्स को लिंक करने वाले 30। ओके, और पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ के कितने रिवर्स करने वाले 16, और हिमालयन जो भी गैंगटॉक, कोसी, रामगंगा ये पूरे हैं, इनको कितने लिंक करने वाले हैं हम 14। तो याद रखिए कि पेनिनसुलर कंपोनेंट में 16 है, हिमालयन कंपोनेंट में 14 है, और पूरे लिंक कितने करने वाले हैं अपन आगे जाके, प्रपोज लिंक्स कितने हैं 30 है। ओके 30 है, ठीक है फाइन। तो आप यहाँ पे एक प्रॉपरली चार्ट देख सकते हैं, हिमालयन कंपोनेंट में 14 है, ठीक है, और पेनिनसुलर कंपोनेंट में आपके पास ऑलमोस्ट 16 है। सो ये पूरे मिला के 13 होंगे, ये पूरे मिला के 30 रिवर्स को लिंक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केन और बेटवा ये होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके आई विल शो यू विच इज़ वेरी इजी, गैंगटक और गंगा दोनों का भी होने वाला है। ठीक है, और ये देखो ये सब में बड़ी गोदावरी से लेके हम यहाँ तक कनेक्ट करने वाले हैं। गोदावरी से लेके हम देखो ये कावेरी जा रही है, कावेरी, सो आर यू गेटिंग माई थिंग हियर, कावेरी। सो गोदावरी कावेरी को लिंक करने वाले, ये देखो यहाँ से अगेन ये लिंक करेंगे गोदावरी को। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पूरा लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तो हम केन बेटवा के ऊपर काम करेंगे, इन दोनों के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद में ये साल 3 प्रोजेक्ट से 5 प्रोजेक्ट कितने दिए हैं, आई थिंक 1 2 5 प्रोजेक्ट्स को लिंक करना बोल के गवर्नमेंट सोच रही है। ये साल मैक्सिमम 3 तो लिंक कर देंगे, नेक्स्ट ईयर और 2 लिंक कर सकते हैं, बट 5 का आप अप्रूवल मिल गया है। 5 को किस तरीके से इंटरलिंक करना है वो फाइनलाइज हो गया है। तो ये साल 3 इंटरलिंक करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2 इंटरलिंक करेंगे। इस तरीके से पूरे ये 30 लिंक करने का गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है फाइन, थोड़ा बहुत अपने को फॉर्डर पॉइंट्स फॉर दी एग्जामिनेशन। रिवर कृष्णा, इसकी ओरिजिन होती है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ओके, सो गोदावरी भी देख लीजिए, ये होती है नासिक महाराष्ट्र। तो ये स्टेट्स बेनिफिशियरी है, आप देख लीजिए। ओके, कावेरी ओरिजिनेट्स एट ए प्लेस कॉल्ड एज कोडगु कर्नाटका, एंड कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में जाती है। उसके बाद में पेन्ना है, पेन्ना रिवर ओरिजिनेट्स इन चिक्काबल्लापुरा कर्नाटका, तो ये जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो बेनिफिशियल स्टेट्स ये पूरे हो रहे हैं, और ये उनका ओरिजिनल और ये स्टेट, ओरिजिन एंड स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आना है। तो फिर ये जो केन और बेटवा किसके ट्रिब्यूटरीज है और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि ये 5 इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, आप इनके पूरे ओरिजिन देख लीजिए, इनके बेनिफिशियल स्टेट्स देख लीजिए, और
इनके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो भी है आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये 5 के ही पहले देखिए, बिकॉज इट इज़ इन द न्यूज़, इट इज़ इन द बजट ऑल्सो, ठीक है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या है, पहली बात है 5G। ओके, 5G इज़ नथिंग बट 5th जनरेशन है। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है, यहाँ से एवॉल्व होते जा रहा है, एवोल्यूशन होते जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे कम फीचर्स है तो यहाँ ज़्यादा फीचर्स रहेंगे, यहाँ और ज़्यादा फीचर्स रहेंगे। यहाँ पे कम स्पीड है तो यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड रहेगी, यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड रहेगी, राइट। सो एवोल्यूशन और जनरेशन का मतलब है कि एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एवोल्यूशन जिस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगी तो एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी में, और जो पहले से पहले जो फीचर्स से काम करते थे हम, पहले जो भी काम करते थे उससे अभी बेहतर कर पाएंगे एवोल्यूशन में और नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सो 5th जनरेशन इट इज़ नाउ, it is a new global wireless standard after 1G 2G etc. It enables kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together, including material, objects, devices etc. पूरों को कनेक्ट करने का इससे अपने को 5G के ये फ़ायदे हैं। ओके, सो हर चीज़ को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं जाके सो जाऊँगा, बट आई कैन से दैट ओके, I can say into my mobile, please off my laptop, please put my laptop on the sleep mode. So इस तरीके से connecting the materials and objects, okay, and making them to perform, that is only called as what 5G। 5G से ये सब पॉसिबल है, 5G से ये सब पॉसिबल है, ये सब हम कर सकते हैं। 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा 2022 में, यही साल होगा। ओके, और 5G टेलीकॉम सर्विसेज भी रोल आउट हो जाएंगे बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। सो आपको एयरटेल की 5G की सिम, BSNL तो अभी है नहीं तो उतना ज़्यादा खास कर रहे नहीं है, तो जियो की 5G की सिम आपको मिल जाएगी। तो वन सच एग्जाम्पल की एलेक्सा, आप ये तो ऐड देखे होंगे कि एलेक्सा ऑन द म्यूजिक लाइक दैट। सो इसका मतलब है जो भी करना चाहते हैं 5G के तरह, 5G के जो भी फीचर्स है उससे आप आपके हर मटेरियल पे, ओके, मटेरियल पे रहो या ऑब्जेक्ट्स पे रहो, आप वायरलेस उनसे कम्युनिकेट करके फंक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके उसको आप फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बजट में बोला गया है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, लिब्रा है एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है। देर ऑल कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल करेंसी। इसको हम देख नहीं सकते, ओके, देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते अभी, ओके, यू कैन नॉट सी देम बेसिकली, ओके, सॉरी, you can see them but basically you cannot touch, you cannot feel what it is, but आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। ये डिजिटल में होते हैं, ये कंप्यूटर में भी होते हैं। अगर आप इसका जीरोक्स निकालेंगे तो भी आपको कुछ नहीं निकलेगा, खाली उसका सिंबल निकलेगा विच इज़ हैविंग वर्थलेस, वैल्यू भी नहीं रहेंगी। इसकी वैल्यू जब तक वो डिजिटल में तभी रहती है, नहीं तो नहीं रहती है, राइट। तो ये डिजिटल वैल्यू एसेट्स है, ओके। गवर्नमेंट ये बोली है कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में रहो या लाइटकॉइन में रहो, किसी में भी अगर वो फ़ायदा करता है तो उसको 30% टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है, ओके। यहाँ पे एक कोड चल रहा था व्हेन दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट वाज मेड, सब लोग ये कोड पे हंस रहे थे कि जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदे हैं अगर वो प्रॉफिट करते हैं तो गवर्नमेंट इज टैक्सिंग। सो गवर्नमेंट विल लाफ विथ यू, गवर्नमेंट विल लाफ विथ यू, बिकॉज आप भी खुश होंगे और गवर्नमेंट भी खुश होगी। आप क्यों खुश होंगे? क्योंकि आप बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ने की वजह से आप खुश होंगे। 1 रुपये की चीज़ आपकी 10 रुपये में हो गई तो आप खुश होंगे। तो आपका फ़ायदा कितना है? यहाँ 9 रुपये है तो गवर्नमेंट कितनी लेंगी? 3 रुपये। तो गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश। अगर आप यहाँ पे लॉस करते हैं, आपके 1 रुपया जो भी चले जाते हैं तो आप तो सैड हो जाएंगे, बट गवर्नमेंट विल लॉफ एट यू। क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि हम तो उसको कभी लीगलाइज करें ही नहीं। सो गवर्नमेंट विथ लॉफ विथ यू, ओके, व्हेन यू आर डूइंग प्रॉफिट गवर्नमेंट विल लॉफ एट यू, ओके, व्हेन यू आर इन द लॉसेस। तो ये कोड चल रहा था व्हेन द बजट वाज केम, ओके। तो याद रखिए कि अगर आप डिजिटल एसेट्स पे, क्रिप्टो करेंसीज पे अगर आप फ़ायदा करते हैं तो आपको 30% टैक्स भरना होगा। अगर किसी को आप गिफ्ट भी करते हैं तो वो भी टैक्स है। अगर मेरे पास 10 बिटकॉइन है, अगर मैं आपको दे दूं तो भी वो टैक्स में आएगा, कुछ ना कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए ये भी याद रखिए कि क्रिप्टो करेंसी हमारे कंट्री में लीगलाइज नहीं है। आपको पता है, मेरे लास्ट लेक्चर में ये बोला हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियस अबाउट दिस वर्चुअल, ओके, फ्लोटिंग ऑफ वर्चुअल करेंसीज। तो हम लाने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC RBI से रिलीज होगा इन फ्यूचर,
ओके तो हमारे भी डिजिटल करेंसी आएंगे, हम भी अमेजोन पे हमारी डिजिटल करेंसी यूज़ करके खरीदेंगे। उससे क्या होगा, पेपर का कंजम्पशन लेस होगा, पेपर रिसोर्सेज बच जाएंगे, बैंक को छापने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो मशीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सिक्योरिटी फीचर जो जो भी लगाते हैं उसमें वो सिक्योरिटी फीचर की टीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पैसे बहुत बच जाएंगे गवर्नमेंट के विद रिगार्ड टू दिस। ठीक है, राइट। तो एसएनटी में वो था, ज्योग्राफी हम देख चुके हैं। अब एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या है गवर्नमेंट क्या, ओके इन द बजट में सोलार एनर्जी को बहुत प्रमोशन किया गया है बजट में। एंड ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी पेरिस समिट 2015 में भी इंटरनेशनल सोलार अलायंस इंडिया और फ्रेंच दोनों मिलकर लॉन्च करे हैं। सो बेसिकली आप याद रखिए कि अभी ग्लासगो समिट में भी सोलार एनर्जी को ज़्यादा पुश दिया गया है, सोलार एनर्जी और बैटरी, सोलार एनर्जी और इलेक्ट्रिकल बैटरी को ज़्यादा पुश दिया गया है। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के चलते हमारा कितना गोल है, 280 गीगावाट हम इंस्टॉल करना चाहते हैं बाई 2030। बट मतलब क्या है, इंडिया में ही सोलार एनर्जी को हार्नेस करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कितना करना चाहते हैं, 280 गीगावाट, ये हमारा एम्बिशियस टारगेट है। ओके अभी क्या है, ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल चुकी है पूरी दुनिया को कि हम बाई 2070 हमारे देश को हम कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। इसका मतलब जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एमिट करेंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हम ऑब्जर्व भी करेंगे। ये एक कसम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और दूसरा हम कसम क्या लिए, 40% ऑफ 45% ऑफ हमारे जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, जो भी हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेंगे। मतलब क्या, हम 45% तक पेट्रोल डीजल ये वुड ये सब यूज़ नहीं करेंगे, कोल यूज़ नहीं करेंगे। हम या तो सोलार विंड टाइडल या तो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से चला लेंगे। बट 45% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वी आर गोइंग टू मीट विद व्हाट, रिन्यूएबल्स। तो अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है फेम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके सो फास्टर एडॉप्शन, जल्द से जल्द हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ओला में ऊबर में आपको बिक रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ये इंडियंस जल्दी जल्दी उसको अडॉप्ट करें। क्यों अडॉप्ट करें, क्योंकि आप जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, दे आर एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स, जिससे CO2 का एमिशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग में वो कंट्रीब्यूट होता है। तो ये कम करने के लिए आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द आप अडॉप्ट कर लिए तो बेटर है। अगर एडॉप्शन को पुश देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये साइकिल के ऊपर, ये व्हीकल के ऊपर आपको लाइफ टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स और लोन भी जल्द से जल्द दे रही है, सो दैट आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रॉनिक पे चले, इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाली गाड़ी खरीदिए। ठीक है, अभी देखिए एक बैटरी अगर मैं डाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल है मेरे पास, अगर मैं एक बैटरी लिया वो मैक्सिमम 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलती है। 150-200 किलोमीटर चलने के बाद में मेरे को उसको रिचार्ज करना पड़ता, राइट। ऐसा नहीं कि फिर मेरे को 2 बैटरी खरीदना पड़ता, एक रिचार्ज में लगाओ, एक लेके फिर ऐसा भी हो सकता। सो बैटरी का अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, ख़राब हुआ तो फिर तीसरी लेना पड़ता। तो ये गेम समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे इसका। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ये सोचे कि चलो भाई, जैसे कि पेट्रोल पंप जैसा है, पेट्रोल भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो बैटरी चार्ज करने के लिए इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे। तो अर्बन एरियाज़ में जैसे कि पेट्रोल पंप से आपको फ्यूचर में दिखने वाले थे, फ्यूचर में चार्जिंग पॉइंट्स दिखने वाले थे, आपकी बैटरी वहाँ पे आप जाके चार्ज कराओ। बिकॉज चार्ज करने के लिए, इतनी बड़ी बैटरी चार्ज करने के इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से आपका करंट का बिल भी ज़्यादा आएगा, राइट। तो ये फीजिबल नहीं है कि हम ये चार्ज करें। तो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रहेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट ये समझो कितने रहेंगे, कौन इसका पूरा एक्सपेंडिचर भरेगा। अगर चलो मैं अगर स्टार्ट करा एक चार्जिंग पॉइंट्स, उसका रेंट देना, फिर वो चार्जिंग के कैपेसिटीज मेंटेन करना एक्सेट्रा, तो जितने आप 200 रुपये में चार्ज करेंगे, नहीं करेंगे ना। आप तो 100 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर ले रहे हैं, तो आप तो चाहते हैं कि मेरी बैटरी 50-60 रुपये में चार्ज हो जाए। बट 50-60 रुपये में अगर मुझे हर कस्टमर 50-60 रुपये देगा, तो मैं एक महीने में वो जो जगह का चार्जिंग पॉइंट का जो जगह का लैंड रेंट है वो भी मैं दे नहीं सकूँगा। फॉरगेट अबाउट कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसका मेंटेनेंस, तो ये कौन निकालेगा, राइट। तो ये बहुत मुश्किल गेम है। तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि चलो भाई ईवी स्वैपिंग करो। तो गवर्नमेंट ऐसे स्टोर्स खोलेगी जहाँ पे आप आपकी बैटरी दे दोगे और फुल्ली चार्ज बैटरी ले लोगे। अभी क्वेश्चन क्या है, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कौन मेंटेन करेगा, इतने ज़्यादा, अगर समझो लाखों लोग ले लेते हैं, तो लाखों ये बैटरीज आप कहाँ पे रखोगे।
ओके, किधर किधर रखोगे? सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फेस इन फ्यूचर। उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, बट ये बोला गया है कि चार्जिंग पॉइंट्स एक फिजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैटरी स्वैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? बैटरी स्वैपिंग। आप ले जाके आपकी बैटरी दे दो और नई बैटरी ले लो। ओके फाइन। सो अर्बन एरियाज में जो कंजेशन है उसके वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक चार्जिंग पॉइंट्स लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स भी अनाउंस किया गया है। ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स which are actually issued to the projects which are environment friendly, तो ही ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में है जो कि लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करना या थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करना, सोलार एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना या जियोथर्मल एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना, तो ये पूरे क्या है, ये पूरे रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी से ओके, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से, राइट और रॉन्ग? यस। तो आप याद रखिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में है जहाँ पे CO2 का एमिशन नहीं होता है, नथिंग बट जहाँ पे क्लीन एनर्जी ओके रिलीज होती है, देन दैट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, राइट। सो एग्रीकल्चर में क्या है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर बजट? ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, रिमेंबर दिस पॉइंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना आपके एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना, जस्ट लाइक कंपोस्ट हो, मैन्यूर हो, इस तरीके से काउडंग मिक्सचर एक्सेट्रा, आप इस तरीके से यूज करना, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना। केमिकल फ्री फार्मिंग को बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। इट विल बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, और पहली बार ये शुरू करने वाले हैं रिवर गंगा के पूरे, जितना भी रिवर गंगा है यहाँ से लेके उत्तराखंड से लेके यहाँ तक, ये पूरे एरिया में यहाँ पे पूरा ओके नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग रहने की वजह से यहाँ का जो भी ख़राब पानी रहेगा वो पानी कहाँ पे जाएगा? गंगा में मिक्स होता, तो ऑर्गेनिक मिक्स हुआ तो परवाह नहीं, वो तो कंटामिनेशन नहीं होगा। केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से गंगा में जो भी पानी जा रहा है वो केमिकल रिलेटेड पानी जा रहा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हार्म हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये गंगा के रिवर के लेंथ में अगर हम करते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर ये केमिकल्स, ये जो फर्टिलाइजर जाते हैं तो भी कुछ हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। और गवर्नमेंट ये भी अनाउंस किए हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोक्यूर राबी, ओके, राबी वीट इन राबी सीजन एंड खारिफ इन पैडी सीजन प्रोक्यूर करने वाले हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.37 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्टली देने वाली है मिनिमम एज ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो प्राइस पे अगर फार्मर बेचेगा ना उसको फायदा होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नथिंग बट ए प्रॉफिटेबल प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नथिंग बट ए प्रॉफिटेबल प्राइस। तो ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये इस तरीके से फिक्स करती है। MS स्वामीनाथन सर का एक फार्मूला था, उस हिसाब से फिक्स करती है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, फार्मर को जितना पैसा ये उगाने में लगता है पैडी, उससे ज़्यादा दुगना ये जनरली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है। सो एक ऐसा प्राइस जिसपे फार्मर को प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो गवर्नमेंट 2.37 लाख करोड़ रुपए ये दो वीट और पैडी फार्मर से प्रोक्यूर करने वाली इतना पैसा एलोकेट कर दिए हैं। यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स भी यूज़ करेंगे। किसान ड्रोन जाएगा और देखा क्रॉप असेसमेंट की, क्रॉप कितना जर्मिनेट हुई, ओके, फूल आया नहीं आया, सीड रप्चर हुए नहीं हुए, ओके, और वहाँ कहीं और कुछ छुट गया नहीं छुट गया, कहीं और कुछ प्लक आउट हुआ नहीं हुआ, तो एक्सेट्रा क्रॉप का असेसमेंट करेंगे। डिजिटाइजेशन भी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होगा। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स और पानी भी स्प्रे करते हैं। तो फार्मर का काम कम होगा और फार्मर की हार्डशिप भी कम होगी, मेहनत भी कम होगी। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, ईजिली मॉनिटर हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाती है सुबह शाम तक फार्म में काम करने की वजह से, तो उनको भी थोड़ा आराम देने की वजह से, उनको भी लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए किसान ड्रोन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। मिसलिनियस में देखेंगे अपन बिगर बजट। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड ए बजट ऑफ 39.4 लाख करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्मॉल एग्जामिनेशंस। स्टेट PSC के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। द बजट 2022, ओके, the size of the budget 2022 was like that, they may ask you in the question 39.45 lakh crore,
ओके, एंड बजट ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। ओके, फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना है? ओके, 6.9%। 6.9% हम टारगेट करे हैं करंट फिजिकल ईयर में, और 2022 टू नेक्स्ट आने वाले फिजिकल ईयर में 6.8, तो एक 0.1% कम करे हैं, बस उतना ही। फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर ए डेफिसिट ऑफ 6.4 इज टारगेटेड। 6.8 नहीं, 6.4 हम टारगेट करे हैं। ओके, राइट। तो एक्चुअली गवर्नमेंट 2021 से लेके 2022 तक गवर्नमेंट 6.8% टारगेट की थी, बट ये अचीव नहीं करे, 6.9 तक चले गया वो। ओके, टारगेटेड कितना था? 6.8, बट एक्सपेक्ट कितना हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में? अभी ख़त्म होने वाला है, उसके हिसाब से, जिस तरीके से हिसाब से चल रहा है, 6.9 पे ख़त्म होगा ये, ठीक है। और गवर्नमेंट आगे 2022 से 2023 में कितना कम करना चाहती है? 6.4। ओके, 6, ये क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करी। अगर रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंडिचर रहा, पैसा कम आया और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन को बोलेंगे हम फिजिकल डेफिसिट। क्यों फिजिकल डेफिसिट बैड है? ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, आप प्लीज़ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट इसलिए बैड है बिकॉज इस फिजिकल डेफिसिट की वजह से हमें बोरोइंग्स करना पड़ता फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, सोवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू करना पड़ता, तो एसेट की ओनरशिप प्राइवेट में चले जाती, फॉरेन में चले जाती, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, राइट। ग्रॉस बोरोइंग्स वाज रेज्ड अप टू 40% टू 14.95 लाख करोड़। इतने ज़्यादा पैसे हम बाहर के देशों से ले रहे हैं और इंडिया से भी ले रहे हैं, 40% हम ले रहे हैं। ओके, 39 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें से 14 लाख हम ले रहे हैं बोरोइंग से, उधार ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी बॉट अंडर कवच। ओके, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी होगा। एन्यूटी एंड लमसम रिसीव टू द पेरेंट्स और गार्डियंस। जितना भी पैसा लमसम और एनुअल बेसिस पे, अगर पेरेंट्स हुआ अटेनिंग 60 ईयर्स के बाद किसी को भी, ओके, 60 ईयर्स के बाद किसी को भी कुछ एनुअल पेमेंट्स आ रहे हैं या लमसम अमाउंट्स मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मगर वो 60 साल के ऊपर रहने चाहिए। अगर वो 60 साल के ऊपर है और उनको कुछ 10 लाख 5 लाख कहीं से मिल रहे हैं, तो उनको टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ठीक है। अभी चलिए सब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। ओके, वन मोर पॉइंट यू रिमेंबर, चार चीज़ें हुई थी। ओके, विथ रिगार्ड टू बजट टिल 2014। ओके, बजट का प्रेजेंटेशन डेट था बजट का प्रेजेंटेशन डेट था 28 फरवरी। अभी क्या है? आफ्टर 2014 बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है। पहले 2014 तक रेलवे और जनरल बजट सेपरेट डेज में प्रेजेंट करते थे। अभी 2014 के बाद ओके, रेलवे एंड जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो एक तो डेट प्रीपोन की गई है और एक क्या हो गया है? मर्जर हो गया है, ठीक है। पहले बजट प्रेजेंट करते थे एक लेदर बैग में, अभी निर्मला मैडम एक लाल कलर का बैग लेके, फाइल लेके फिरते हैं उन्होंने, तो वो है बही खाता, सो हैंडलूम बही खाता, ठीक है। तो ये 3 हो गए हैं, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे देखा लास्ट वर्किंग, ये तो मैं आपको बोल दिया। Until 1999 the union budget was announced at 5 PM on the last working day of February। अभी तो सुबह से ही शुरू हो जाता है। ओके, जवाहरलाल नेहरू, मैडम इंदिरा गांधी जी एंड राजीव गांधी और द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव प्रेजेंटेड ए बजट। ओके, ये तो मैं आपको बोल दिया हूँ। 2017 में हुआ था रेलवे बजट और यूनियन बजट का मर्जर। और एक बार, मोरारजी देसाई is the first person who has actually presented highest number of budgets, that is number 10। 10 बार इन्होंने बजट प्रेजेंट करे थे और अपने फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट करे थे। वे आवर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम चट्टी कब कहे थे? 1947, 26 नवंबर 1946 में पहला बजट आया था, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। और निर्मला सीतारमन, ओके, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड द बजट। इंदिरा गांधी, okay, the second the prime minister and also what finance minister। okay, सिर्फ 2 ही वुमेन थे जो कि फाइनेंस
मिनिस्ट्री होल्ड किए थे और 2 ही वुमेन थे जो बजट प्रेजेंट करे थे, एक तो निर्मला मैडम और एक इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अभी निर्मला मैडम की टीम, बजट बनाने की टीम क्या थी? ओके, सोमनाथन थे फाइनेंशियल सेक्रेटरी, अजय सेठ, देखिए आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर आप ही बनने वाले आगे जाके, देखिए यहाँ पे भी देखिए आईएएस ऑफिसर, तो आप इनके साथ बैठ के काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ओके, यू कैन गो टू दैट लेवल विच वेरी वेरी गुड ऑल्सो। तो पूरे मिला के 5 लोग ये टीम में थे निर्मला मैडम के, ठीक है, फाइन। सोशल सेक्टर बजट, सोशल वेलफेयर बजट में क्या है, व्हाट इज देयर हियर? वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस समथिंग। पहली बात तो निर्मला मैडम ये बोले हैं कि 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को हम अपग्रेड करेंगे, आंगनवाड़ीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा करेंगे, वहाँ पे किचन, वहाँ पे टॉयलेट्स, वहाँ पे टाइल्स, वहाँ पे वॉल्स, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के तरीके ये पूरे अच्छे से अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, नए नए लाएंगे वहाँ पे। तो हम बेसिकली आंगनवाड़ी को बनाएंगे सक्षम आंगनवाड़ी। क्यों? क्योंकि हम उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स, बच्चों को टीवी दिखाएंगे, बच्चों को ओके वॉइस से पढ़ाएंगे, ओके माइक से पढ़ाएंगे, किसी से ही पढ़ाएंगे, और क्लीन एनर्जी प्रमोट करना है। सो बेसिकली आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और आंगनवाड़ी विल बिकम बहुत सक्षम आंगनवाड़ी। दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। और एक भी है मिशन वत्सल्या, it includes child protection services and child welfare services. Please remember this point. Child protection services and child welfare services are promoted under mission vatsalya, ठीक है। हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस, निर्मला मैडम ने ये अनाउंस किया है कि 80 लाख होम्स बनने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास का मतलब है हाउस, और ये हाउसिंग स्कीम है। एलोकेशन ऑफ 48,000 करोड़ वर गिवन। अर्बन एरिया में भी अप्लीकेबल है ये, रूरल एरिया में भी अप्लीकेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी वर्ड्स फॉर दी एग्जामिनेशन। 80 लाख होम्स आर एक्सपेक्टेड टू कम अप बाई, यही साल बनाने वाले 2023 तक 80 लाख होम बन जाएंगे। पीएम आवास योजना इज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द स्लोगन गिवन बाई दी प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को घर मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउसिंग फॉर ऑल। ये लॉन्च हुई थी 2015 में, ओके हर एक को घर मिलना चाहिए, कब तक? 2022 तक, 2022 तक। लॉन्च कब हुई है? 2015 में। और ये स्कीम में जो मिडिल इनकम ग्रुप में है उनको मिलेगा इंटरेस्ट सब्सिडी। उनकी इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का दाम कम रहेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर एक घर बनता है तो इंटरेस्ट कम लगेगा, ठीक है, फाइन। विथ रिगार्ड टू हेल्थ, नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स called as NIMHANS are going to be established. NIMHANS, remember this point. National Tele Mental Health Program. टेली मेंटल मीन्स अगर कोई बच्चे को मेंटली उनको प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं समझ में आता है, ऑल्ट्रिज्म से सफ़र कर रहे हैं, तो वो बच्चों को सिर्फ फ़ोन पे ही आपको असिस्टेंट मिलेगा, पेरेंट्स को, ओके पेरेंट्स को असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, फाइन। नेशनल टेली, यही है नेशनल नेम हम्स, will ensure to access quality standardized free 24/7 mental health services to all, will play a very crucial role in bridging a major gap in access to mental health care in the country। क्योंकि आपको पता है मेंटल हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है अपनी कंट्री में, बट बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए मेंटल डिसेबिलिटी सफ़र करने वाले। तो ये टेली मेंटल हेल्थ जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट बनाई है, इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा बच्चों को, क्योंकि 24/7 है सर्विस। तो आप कभी भी फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं और आप राय ले सकते हैं कि आपके बेटे को या बेटी को किस तरीके का प्रॉब्लम है, और वहाँ से वो असिस्ट करेंगे। उससे आपको टेली हेल्थ केयर मतलब आपका वीडियो भी देखेंगे, बच्चा किस तरीके से क्या है, तो आप डॉक्टर से इंटरेक्ट करेंगे और आपको प्रॉपरली गोली रहो या किस तरीके से एक्टिविटीज़ करना चाहिए वो बच्चे के साथ, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सब भी वो बोलेंगे। उससे क्या होगा, लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है मेंटल हॉस्पिटल दूर दूर तक, वो एक्चुअली टैबू भी है, वो बच्चों को उतनी केयर भी नहीं करती सोसाइटी। सो और पेरेंट्स भी बहुत हिचकिचाते हैं उनको लेके जाने के लिए। सो वैसे ओके ऑलरेडी पहली बात तो कम है, ओके ऊपर से एक टैबू भी है। तो कम का मतलब है पहली बात तो हॉस्पिटल्स कम है, उसके बाद में टैबू भी है, ओके। तो ये टेली मेंटल हेल्थ सर्विस के तहत अच्छे से पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और वो बच्चों को अच्छी तरीके से देख सकेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।